सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रोमांटिक एज को कि किस तरीके से ये एज बाकी सारी एजेस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड इस एज के अंदर जितने भी पोएट्स हमारे आ जाते हैं उनको हम कवर करेंगे, उनकी पोम्स की शॉर्ट समरी समझेंगे एंड उन पोम्स की स्टार्टिंग लाइन्स एंड लास्ट लाइन्स देखेंगे। ओके, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना कर दो। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, ताकि इसी तरह कि मैं अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। सो मेरा नाम है एकता मुक्कल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रोमांटिसिज्म वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब क्या है। क्या ये जो आजकल के टाइम पे जो रोमांटिक वर्ड यूज़ होता है, जो दो लवर्स के बीच का प्यार है, रोमांस है, उसके जैसा है या कुछ उससे अलग है? तो उससे बिल्कुल अलग है काइंड ऑफ। देखो, जैसे रोमांटिसिज्म हम बोल देते हैं कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी हो, ठीक है, एंड जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या फिर हम किसी भी चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचे समझे, बाकी ये दुनिया क्या सोचती है उसको थोड़ा सा हम साइड लाइन कर दें, इसी को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। कि भाई हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करा एंड उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंशुअस सा बना दिया कि यार ये कितना अमेजिंग सी चीज़ है, इसी को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। तो ये एज शुरू हुई थी 1798 में, जब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का लिरिकल बैलाड्स आया था, ठीक है। बट उससे पहले भी कुछ एक दो पोइट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा रोमांटिक अपना पोएट्रीज लिखते थे, ठीक है, जो हल्का सा रोमांटिक फील उसमें देते थे, सेम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। ओके, एंड ये एज ख़त्म कब होती है? 1837 में, जब हमारी विक्टोरिया जो है क्वीन बन गई, ठीक है। तो विक्टोरियन एज उसके बाद शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं ये जो एज है ये 1850 में ख़त्म हुई, जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई। क्योंकि वर्ड्सवर्थ के रहते तक भी कुछ काफ़ी सारे पोइट्स ऐसे थे जो सेम स्टाइल में लिखा करते थे। तो आप दोनों ही आंसर्स को काइंड ऑफ सही मान सकते हैं। जो मेन इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हम 1798 से 1837 तक लेके चलेंगे मेन, क्योंकि उसके बाद हम ऑफिशियली विक्टोरियन एज बोलने लग जाते हैं जब हमारे विक्टोरियन पोएट्स आ जाते हैं, ठीक है भाई। इस एज के फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जब हम रीज़न से ज़्यादा इमोशन को वैल्यू करते हैं। देखो, इस एज से जस्ट पहले जो हमारी एज थी वो थी एनलाइटनमेंट की एज, न्यू क्लासिज्म एज, जिस टाइम पे हमारे ड्राइडन हुए, पोप हुए, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा सैटायरिकल पोम्स लिखते थे जिसमें बहुत ज़्यादा वेट या विजडम या इंटेलेक्चुअलिटी यूज़ होती थी। बट इन लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हमें इतना ज़्यादा रीज़न के ऊपर बात नहीं करनी है, हमें जो है इमोशनल कनेक्ट करना है इंसान को। क्योंकि पोएट्री जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की चीज़ है, जिसके थ्रू आप किसी को ना अपने जो हाव भाव है वो अच्छे से बता सकते हो और अपने आप को रिलीव कर सकते हो किसी भी तरह के पेन से। तो ज़्यादा मुझे लॉजिकल बात नहीं करनी है यहाँ पे। रोमांटिक जो पोएट्स होते थे वो बोलते थे कि मुझे जो है अपने इमोशंस आपको बयां करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर हो गया इमोशन ओवर रीज़न। सेकेंड वन इज़ नेचर ओवर आर्टिफिशियलिटी। तो वो बोलते कि अच्छा, इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था, ओके, एंड लोग जो है नेचर से कट ऑफ कर रहे थे धीरे धीरे। वो एक तरह से जो आज की रेट रेस है वो उस टाइम पे काइंड ऑफ शुरू ही हो रही थी। तो वो ऑब्जर्व करते थे पोएट्स कि किस तरीके से लोग नेचर से कट ऑफ होते जा रहे, तो वो नेचर की वैल्यू अपनी पोम्स में बताते थे। तो सेकंड फीचर इसका हो गया बहुत ही ज़्यादा ये पेस्टोरल पोम्स लिखते थे जो एक तरह से नेचर के ऊपर होती है। नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ओवर यूनिवर्सल रूल। तो यहाँ पे लोग बोलते थे कि भाई हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है हम वो शेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आपने जो हमारी सोसाइटल रूल्स बनाए हैं उसको हम फॉलो करें और उसके गुणगान गए। नहीं, हमारा जो पर्सनल पेन है आप वो सुनो, क्योंकि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, हमें यहाँ पे इंडिविजुअलिटी पहले रखनी है, इंस्टेड ऑफ जो सोसाइटी के नॉर्म्स हमारे लिए बना के रख रखे, चाहे वो कितने ही खोखले क्यों ना हो। So next feature is सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस। तो इसमें कुछ कुछ पोइट्स ऐसे थे जो काफ़ी सुपर नेचुरल या मिस्टीरियस पोम्स लिखा करते थे, जो कि हम आगे जो लिस्ट है उसमें देखेंगे, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे सॉलिट्यूड में बिलीव करते थे। थोड़ा इनकी मेलनकली वाली पोम रहती थी। मेलनकली मतलब होता है सैड सा, जो सॉरोफुल पोम्स होती है उस तरह की। एंड सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलेपन, ठीक है। तो ये उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते थे कि इंसान अकेलेपन में किस तरीके से अपने ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे सकता है, अपने आप को और
ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो ये इस रोमांटिक एज के हमारे सारे फीचर्स। अब बात करते हैं हमारे रोमांटिक एज में जितने भी सारे पोएट्स आते हैं। तो इस रोमांटिक एज को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, जिसके अंदर हमारे मेनली आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउथी। उसके अलावा जो विलियम ब्लेक हो गए और रॉबर्ट बर्न्स है, ये ना हमारी रोमांटिक एज शुरू होने से पहले आते हैं, ठीक है। तो हम विलियम ब्लेक को इसमें नाम से इंक्लूड कर रहे हैं, पर हम इनके वर्क्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एज सच हम जब रोमांटिक पोएट्स की बात करते हैं तो वो हमारे मेन लिस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि कुछ कुछ वर्क्स उनके जो है इस रोमांटिक एज से थोड़े थोड़े मेल खाते हैं, तभी मैंने उनका नाम यहाँ पे डाला ताकि आप ऐसे सोच सको कि अच्छा ये ना उस टाइम पीरियड के पास की है जो कि थोड़ा सा अपना वर्क रोमांटिक एज से मिलता जुलता वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस.टी. कॉलरिज है, रॉबर्ट साउथी है, ये 3 लोगों का ग्रुप बनकर मिलता है लेक पोएट्स, ठीक है। अब इनको ये नाम किसने दिया था? फ्रांसिस जेफरी ने ये नाम दिया था 1817 में, क्योंकि ये सारे जो तीनों पोएट्स थे ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, ठीक है। बाकी ये एक तरह से डेरोगेटरी टर्म के हिसाब से उन्होंने यूज़ करा है कि भाई इन सब का ना जो रियलिज्म नहीं था, इतना ज़्यादा रियल लाइफ से इतने कनेक्टेड नहीं थे ये तीनों, ये सारे के सारे काइंड ऑफ पेस्टोरल पोम्स लिखते थे, नेचर से ज़्यादा जुड़ी हुई बातें लिखते थे, अपने आप को ओवर एक्सप्रेस करते थे, बट रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये एक डेरोगेटरी टर्म उनके लिए यूज़ होती है। तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कौन से इनमें से पोएट्स है जो लेक पोएट्स की ग्रुप में आते हैं, ठीक है। एंड ये नाम किसने दिया था ये आपको याद रखना है। फ्रांसिस जेफरी ने दिया था। कब दिया था? 1817 में दिया था। एंड कौन सी मैगजीन के अंदर ये नाम दिया था उनको? ये नाम दिया था उन्होंने एडिनबर्ग रिव्यू नाम की मैगजीन के अंदर। सो आई होप आप ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करते हुए चल रहे हो, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स की तरफ। अब सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसमें हमारे मेनली 4 पोएट्स आ जाते हैं। उसमें भी जो स्टार्टिंग के 3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट वन इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे इसमें आ जाते हैं लॉर्ड बायरन, देन पी.बी. शेली एंड देन वी हैव जॉन कीट्स, ओके। एंड लास्ट वन इज़ ली हंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये हमारे पी.बी. शेली, जॉन कीट्स इनके फ्रेंड थे, तो इसलिए हम इनको इस लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। इनके वर्क्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी एग्जाम में ऐसे ज़्यादा पूछे नहीं जाते, तो आप इनको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अभी देखो इन लोगों को भी कुछ कुछ टर्म्स मिले थे, वो किसने दिए थे, कैसे दिए थे, इसके पीछे भी बहुत फनी स्टोरी है। तो जो लॉर्ड बायरन हो गए हमारे एंड पी.बी. शेली हो गए, इन दोनों को मिलाकर के इन्हें टर्म दिया था सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री। एंड ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था हमारे रॉबर्ट साउदी ने। अगर आपको याद होगा, रॉबर्ट साउदी हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में आते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा हमारा ग्रुप था लेक पोएट्स का, है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस जेफरी ने ही वो टर्म नहीं दिया। जो हमारे लॉर्ड बायरन थे, इनको भी हमेशा इस तरीके से सबसे पंगे लेने की आदत थी कि भाई ये बहुत क्रिटिक करते थे, है ना, और स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अपने नेगेटिव रिव्यूज़ उनके बारे में लिखते रहते थे। तो रॉबर्ट साउदी ने भी बोला कि भाई अब हम बताते हैं आपको, हम भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा टर्म देते, तो उन्होंने सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री लिखा। अब सैटेनिक से आप समझ जाओ कि एक तरह से जो हमारा हिंदी का टर्म है ना शैतान, उसका सेम वर्जन है ये इंग्लिश में सैटन, ठीक है, कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा शैतान बुद्धि का इंसान होता है। हालांकि लॉर्ड बायरन तो बहुत खुश हुए थे कि अरे वाह, मुझे तो बड़ा अच्छा सा टर्म मिला है, मैं तो यही चाहता था, आई रियली थिंक ऑफ द सेम थिंग कि मैं इसी तरह की पर्सनैलिटी का हूँ, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो रॉबर्ट साउदी ने इनको ये टर्म दिया सैटेनिक स्कूल, क्योंकि इनकी जो राइटिंग्स भी होती थी ना वो खुद भी काफ़ी हद तक इसी तरीके की होती थी, जिसमें थोड़ा हॉरर एंड थोड़ा मतलब गूफी काइंड ऑफ थिंग्स इंक्लूड होती थी। एंड जो पी.बी. शेली है वो इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड हुए? क्योंकि उनका जो टर्म उनका एक पैम्फलेट था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ओके। उसमें क्या था, वो एक तरह से एथिज्म जो हमारी नास्तिक सोच होती है उसको बढ़ावा देते थे, तो इसलिए
उन्हें भी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा गया था। इसके अलावा जो जॉन कीट्स थे और ली हंट थे, इनको कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के अंदर रखा था। कॉकनी भी बहुत ही डेरोगेटरी टर्म होता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं जैसे हमारे इंडिया में जो हिंदी बोली जाती है ना, उसमें काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हिंदी लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत पिछड़ा वाला एरिया है जो उनकी हिंदी सुन के, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिहार साइड से बिलोंग करता है, कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, या डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करता है, उनकी जब आप हिंदी सुनोगे तो वो हमारी हिंदी से डिफरेंट होगी, है ना, प्लेन हिंदी नहीं होगी, थोड़ा सा उनका रीजनल डायलेक्ट आएगा। अब वो कि उनकी अपनी भाषा है, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसे शर्म की बात नहीं है। बट मान लो कोई इंसान आके उनको इसमें डेरोगेटरी उसमें कहे कि भाई तुम तो ना गवार इंसान हो क्योंकि तुम्हारी बोली इस तरह की है, तुम्हारी भाषा इस तरह की है, कोई इस तरीके से उनको डेरोगेटरी बहुत टर्म यूज़ कर दे। तो सेम ये चीज़ इंग्लैंड में हो रही थी। तो जो जॉन कीट थे, ली हंट थे, है ना, वो जो लंदन में रहते थे, बट उनकी जो नॉर्मल डायलेक्ट था वो इस तरीके का था कि लोगों को सुनने में, वो जो एलीट क्लास होती है वो अपने आप को इस तरह से दिखाती थी कि भाई हम ही हैं जो सब जानते हैं, ये तो गवार से है, और अपनी लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में सब कुछ लिखते रहते हैं, एंड इसी तरह के लोग इनसे कनेक्ट करते हैं। तो इनको कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री के अंदर इन्होंने डाल दिया था। तो ये बहुत डेरोगेटरी उन्होंने टर्म यूज़ किया था जो कि बहुत गलत था, इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और अच्छे पोएट होने के बावजूद, ठीक है। तो ये किसने किया था? ये उस टाइम के काफ़ी सारे लोगों ने मिल के किया था। एंड अगेन ये ब्लैकवुड्स मैगजीन थी, उसके अंदर लोगों ने इनको इस तरीके से कॉइन करना शुरू कर दिया था। तो ये इसका पर्टिकुलर कोई इंसान का नाम नहीं आएगा कि किसने ये टर्म कॉइन किया, बट हाँ, ये इस मैगजीन के अंदर हुआ था। एडिनबर्ग रिव्यू में भी इनके बारे में इसी तरह के क्रिटिक्स लिखे जाते थे, एंड ब्लैकवुड्स मैगजीन में भी, ठीक है। अब इसमें आप सोचोगे ये पीबी शैली का नाम क्यों इंक्लूड है? वो तो अच्छे खासे घराने से आते थे, रिच इंसान थे, अच्छा बैकग्राउंड था उनका, क्योंकि अब ये उन दोनों के बहुत अच्छे दोस्त थे। ली हंट और जॉन कीट्स के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए ये लोग पीबी शैली को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं कि भाई तुम्हारी भी भाषा उन्हीं के जैसी है, तुम्हारी सोच भी उन्हीं के जैसी है। तो ये नेगेटिव एक तरह से उनको ग्रुपिज्म के उसमें डाल देते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। जब इन्होंने और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलाड्स लिखा था, उसी टाइम को ही हम मानते हैं कि उस टाइम से ही हमारा रोमांटिक एज शुरू हो गया था। तो वो कौन सा ईयर था जब ये लिरिकल बैलाड्स लिखा गया था? इट वाज 1798, ठीक है। आगे चलकर इन्होंने इतने अच्छे अमेजिंग वर्क्स लिखे कि इनको पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड भी बनाया गया 1843 में। तो इनका जो ये वर्क लिरिकल बैलाड्स है, इसके अंदर काफ़ी सारी पोम्स जो है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, लाइक टिंटर्न एबी, है ना, और ऐसे ही जो एस.टी. कॉलरिज है उन्होंने भी काफ़ी सारी अमेजिंग पोम्स इसके अंदर लिखी थी, लाइक एंशिएंट मैरिनर, ओके। तो 1800 में इसी लिरिकल बैलाड का ये सेकंड पार्ट भी निकालते हैं, जिसके अंदर जो प्रीफेस होता है, जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है किसी भी बड़ी पोम कलेक्शन या पोम बुक का, है ना, वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। तो उसकी स्टार्टिंग लाइन्स हम देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग लाइन्स आर, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट प्रपोज्ड इन दीज पोम्स was to choose incidents and situations from common life। अच्छा, ये पोम की लाइन नहीं है, प्रीफेस की लाइन है, तो ये एक पैसेज के तौर पे लिखी गई। तो मेक श्योर आप इसको याद रखो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड द लास्ट लाइन्स ऑफ द प्रीफेस आर, आई हैव एंड्योर्ड टू लुक स्टेडीली एट माई सब्जेक्ट। सो हिज सेकेंड पोम इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी, जिसका एक और नाम है ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये जो लिरिकल बैलाड्स है उसी के अंदर ये लास्ट पोम है जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, ठीक है। तो ये इस पोम में क्या कहते हैं भाई, ये ना इस जगह पे जब 23 साल के थे तब रहते थे, और 5 साल बाद ये दोबारा आते हैं। तो उसके बाद ये एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से इस जगह से उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। पहले ये एक इमेच्योर बॉय की तरह एक्साइटेड रहते थे इस जगह के लिए, बट अब ये बहुत ही मैच्योर हो गए किसी भी चीज़ को अच्छे से सेंस करने के लिए, उस जगह की वैल्यू समझने के लिए। तो इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है वो है, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and the last lines are, of absence these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for the sake।
हिज नेक्स्ट पोम इज़ लंडन। तो बेसिकली ये याद करते हैं कि वो वाला टाइम जब मिल्टन रहते थे तो वो लंदन का कितना अच्छा समय था कि जब हम गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। और आज के टाइम पे जो लंदन है उसका एक तरह से मॉरल डिके हो रहा है, तो वो काइंड ऑफ इस चीज़ का दुख जताते हैं इस पोम के अंदर। एंड वो मिल्टन को याद करते हैं इस पोम के अंदर कि भाई आज आप होते तो आप देखते कि किस तरह का लंदन जो है चेंज हो चुका है। ये एक सोनेट है, ठीक है, 14 लाइन्स की पोम है ये। तो इसकी फर्स्ट लाइन है मिल्टन, thou shouldest be living at this hour, and the last line is thy soul was like a star and dwelt apart. His next poem is Ode Intimations of Immortality। तो इस पोम के अंदर ये बताते हैं कि किस तरीके से जब हम बचपन में सारी चीज़ों को देखते थे तो हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही परफेक्ट सी चीज़ क्रिएट होती है कि भाई सारी चीज़ें ना 100% फेयर है ना, और जो भी चीज़ अगर हम गलत करेंगे हमें उसका सबक मिलेगा। एंड जो मतलब ये जो पूरी दुनिया है काइंड ऑफ ये परफेक्ट है। बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जो वर्ल्ड के रिगार्डिंग व्यूज़ है वो चेंज होते हैं, हम रियलिटी से और ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो ये बात जो है पोएट को बहुत ठेस पहुंचाती है कि भाई जो मैं बचपन में इस तरह से बहुत ड्रीमी और जो विजनरी हुआ करता था वो बहुत ही एक तरह से फेकनेस थी, मेरी इग्नोरेंस थी वर्ल्ड को लेकर के। बट जैसे जैसे वो बड़े होते तो वो नेचर को और ज़्यादा समझते हैं, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और उसी में अपनी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी ढूंढते हैं। सो इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है इट इज़ लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन मेडो, ग्रेव एंड स्ट्रीम, and the last lines are to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. सो इस नेक्स्ट पोम इज़ द सॉलिटरी रीपर। इसके अंदर क्या होता है, एक जो लड़की होती है वो अकेले एक खेत में बहुत ही दुखी भरा गाना गा रही होती है, मेलनकलिक सॉन्ग वो गा रही होती है। तो उसको सुन करके जो हमारा पोएट है वो काफ़ी ऐसे सोच में पड़ जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है। एंड वो अपनी मेमोरी में उस चीज़ को बसा लेते हैं कि किस तरीके से उन्हें वो एक टाइम पे एक लड़की मिली थी एंड वो अपना पेस्ट्रल साइड में बहुत ही सैड गाना गा रही थी, सॉरोफुल सॉन्ग गा रही थी, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है इट इज़ लाइक बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, and the last lines are the music in my heart I bore long after it was heard no more. His next poem is The world is too much with us। तो इस पोम में वो बताते हैं कि किस तरीके से आज के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचर से कट ऑफ हो गए हैं, एक तरह से मॉरली बहुत ज़्यादा डिके हो गए हैं वो। एंड उन्हें दोबारा से जैसे पहले वो नेचर को वर्शिप करते थे दोबारा से उसी चीज़ को वापस लाना चाहिए। तो इस पोम की फर्स्ट लाइन है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, एंड लास्ट लाइन्स आर इट मूव्स अस नॉट Great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. His next poem is very famous, Daffodils, जिसको हम I wandered lonely as a cloud इसके नाम से भी जानते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, जो पोएट है वो एक डेफोडिल्स उसके खेत में जाते हैं, उसकी वजह से उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाती है। एंड सॉलिट्यूड में उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव। एंड इसकी फर्स्ट लाइन है I wandered lonely as a cloud, and the last lines are and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. His next poem is The Prelude। ये एक्चुअली इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स के अंदर लिखी है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोम है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने अपने सारा जो जीवन की कथा है वो एक तरह से नेचर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हुए लिखी है। सो इस पोम की फर्स्ट लाइन है ओ देयर इज़ ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, एंड द लास्ट लाइन्स आर इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट्स द नर्स द गाइड द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ all my moral being। सो अवर नेक्स्ट पोएट इज़ सैमुअल टेलर कॉलरिज। इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलाड्स लिखा था। तो मैंने जो भी आपको लिरिकल बैलाड्स का प्रीफेस बताया वो इनके लिए भी आपको लागू करना है, ठीक है। तो आपको प्रीफेस एक बार देखना ज़रूरी है, उसके स्टार्टिंग की लाइन्स एंड लास्ट की लाइन्स। तो जो हमारे एस.टी. कॉलरिज है ये जो है एक क्रिटिक भी थे, ठीक है। इनकी जो बुक है बायोग्राफिया लाइब्रेरिया, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी जो टर्म्स है वो कॉइन आउट करी है। बट आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें
नहीं कवर करेंगे, क्योंकि वो मैं आपको जब क्रिटिसिज्म पढ़ाऊँगी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें हम कवर करेंगे। ओके, आज हम इनकी सिर्फ जो सारी पोम्स है वही कवर करेंगे। तो इनकी जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पोम है, इट इज़ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ओके, में एक मैरिनर होता है, मैरिनर बेसिकली जो इस शिप से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक शिप की यात्रा पे जब जा रहा होता है, एक पंछी होता है जो एल्बाट्रॉस, ठीक है, एक तरह का पंछी होता है, उसको मार देता है। अब जो बाकी के सारे शिप पे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई तुमने क्योंकि ये पाप किया है, तुमने उस एल्बाट्रॉस पंछी को मार दिया, उसकी वजह से हमारी जो शिप है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पड़ गई है, इतना ज़्यादा तूफान आ रहा है, हमारे सर्वाइवल के ऊपर अब जो है बात आ रही है, तो अब हम जो है तुम्हें भी मार देंगे और इस पंछी के साथ मारेंगे कि तुम्हारे गले में वो पंछी लटका रहेगा, ठीक है। तो अब जो ये मैरिनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, फिजिकली तो वो पेन में होता है, या स्पिरिचुअली भी वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाता है। तो वो रियलाइज़ करता है कि किस तरीके से जो भगवान के बनाए हुए सारे क्रिएचर्स हैं उन्हें उस मैरिनर को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको भी उतना प्यार देना चाहिए। इनफैक्ट मतलब बिना किसी कारण के आप किसी ऐसे जीव की हत्या कर दो, वो कितना गलत है। तो वो मैरिनर को अपनी गलती रियलाइज़ होती है, बट वो बहुत लेट हो चुकी है, उसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पनिशमेंट उस चीज़ की मिल गई होती है। एंड एज अ पनिशमेंट ही उसे अब अपनी जो स्टोरी है आगे मजबूरी के कारण सबको बतानी है कि और कोई ऐसी गलती ना करे जिस सफरिंग से वो गुजरा है, जो पनिशमेंट उसे मिली है, वरना उन्हें भी वही चीज़ से गुजरना पड़ेगा। ये इस पोम की समरी हो गई हमारी। अब हम इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है वो देख लेते हैं। So the first lines are, it is an ancient mariner and he stopped one of three, and the last lines are, a sadder and a wiser man, he rose the morrow morn. कॉलरिज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोम है कुबला खान, जो कि एक ड्रीम विजन होती है, उसके सपने में ये सारी चीज़ें हो रही होती है जो वो पोम के अंदर लिख लेते हैं। तो ज़ियानाडो नाम की जगह पर एक बहुत ही सुंदर सा डोम क्रिएट होता है, पैलेस होता है, वो कुबला खान नाम के राजा का होता है। अब ये जो पूरा जो डोम का एरिया है ये इस पोम में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से बहुत ही मिस्टिकल सा, बहुत सुंदर सा है। इसमें जो रिवर बहती है उसका अपना जादू होता है ना, बहुत ही मतलब ओवर एग्जैजरेट सुपरनेचुरल सा क्रिएट करके इन्होंने ये कुबला खान के पूरे एक जगह को एक्सप्लेन करा एक तरह से, ठीक है। तो ये पोम ना अनफिनिश्ड रह जाते हैं क्योंकि उनका सपना बीच में टूट जाता है। तो इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ लाइक, इन ज़ियानाडो डिड कुबला खान आ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री, एंड द लास्ट लाइन्स आर, एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर। सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोम इज़ क्रिस्टाबल। ये एक तरह की गॉथिक पोम है, एंड गॉथिक मतलब वही डरावनी सी पोम है। इसके अंदर एक कैरेक्टर होता है क्रिस्टाबल नाम का, वो लड़की होती है, वो जंगल में जाती है और वहाँ पे ना एक डीमन एविल सोल से मिलती है जो कि एक ह्यूमन की तरह अपीयर करती है। जेरल्डाइन उसका नाम होता है। तो ये जो जेरल्डाइन होती है ये आते ही क्रिस्टाबल को पोजेस कर लेती है अपने अंदर मैजिक से, एंड उसको कन्विंस कर लेती है कि किसी भी तरीके से तुम जो है मुझे अपने फादर के कैसल में लेके जाओ, ताकि वो उसके फादर को भी कुछ ना कुछ हार्म कर सके। अब वहाँ पे अंदर जब वो जाते हैं तो इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। अब फ्रेंडशिप ऐसी वाली नहीं कि जेरल्डाइन का हार्ट चेंज हो जाए, नहीं, वो वैसी है, बट जो ये क्रिस्टाबल है ये और ज़्यादा उसके टूवर्ड्स इंक्लाइन हो गई है। बट वो अपने फादर को कहीं ना कहीं वार्न करने की कोशिश करती है कि आप जो है इससे बच के रहना, ये बहुत ही बड़ी विच है, ये आपको हार्म करेगी। बट वो ये नहीं कर पाती क्योंकि वो उसके मैजिक के अंदर और ज़्यादा पोजेस्ड है, तो वो बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती। तो ये थोड़ी अजीब सी मिस्टीरियस सी पोम लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने। इसके अभी हम स्टार्टिंग की लाइंस देख लेते हैं। सो इट्स फर्स्ट लाइन इज, दिस द मिडल ऑफ नाइट बाय द castle clock, and the last lines are, a little child, a limber elf, singing dancing to itself. सो कॉलरिज की अगली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोम है, इट इज़ डिजेक्शन एंड ओड। तो ये इनकी अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोम मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर है ना ये काइंड ऑफ चाह रहे जो उनका एक बहुत क्रिएटिविटी वाला फेस था वो वापस आ जाए। अभी ये थोड़े से डिप्रेशन में जा चुके हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनका जो टैलेंट है वो पूरी तरीके से वो निकल के वो बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही है, ये एनजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ये इस पोम के अंदर सारा अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो इस पोम की फर्स्ट लाइन है, वेल इफ द बार्ड वॉज वेदर वाइज हु मेड, एंड द लास्ट लाइन्स आर, एंड इफ अ ग्रीफ विदाउट अ पैंग वॉइड डार्क एंड ड्रेयर, it had no natural outlet save to send a dismal tidings to the tender heart.
हिज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोम इज़ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ये पोम भी जो है लिरिकल बैलाड्स के अंदर लिखी गई थी। तो इस पोम में जो है वो रात को नाइट में कुछ चीज़ जमते हुए देखते हैं। फ्रॉस्ट मतलब जो सर्दी में हमारी बर्फ़ जम जाती है ना, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो मिडनाइट मतलब बिल्कुल आधी रात के टाइम पर वो बर्फ़ जमते हुए देखते हैं। एक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल पोम उनकी रही थी। इस पोम में उनका ना जो लोनलीनेस है चाइल्डहुड का, उनका किस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से परेशान हो जाते थे, डिस्टर्ब उनका चाइल्डहुड रहा है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं होप करते हैं कि उनका जो बच्चा है छोटा सा, उसका फ्यूचर और ज़्यादा अच्छा हो, उनके पास्ट जैसा ना रहे एंड और ज़्यादा नेचर से क्लोज रहे। तो इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ लाइक द फ्रॉस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री। द लास्ट लाइन इज देयरफॉर ऑल सीजन शैल बी स्वीट टू दी। सो हमारे नेक्स्ट पोएट है जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स के अंदर आते हैं, इट इज़ रॉबर्ट साउथी। ये पोएट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इनकी जो पोम्स है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इनके पोम्स के नाम याद रखने कि हाँ ये वाली पोम्स इन्होंने लिखी थी, दीज पोम्स बिलोंग टू हिम। अदरवाइज़ इनसे आपकी कोई फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन आने के चांसेस नहीं हैं और ना ही कोई समरी आपको इनकी पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा सिलेबस और बहुत ज़्यादा आप अपना बर्डन बढ़ा लोगे अपने ऊपर, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम देखने हैं। सो एंड इनका एक फैक्ट याद रखना है कि ही वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1813 टू 1843। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से जो पहले पोएट लॉरिएट थे वो रॉबर्ट साउथी रहे थे, ठीक है। बट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट विलियम वर्ड्सवर्थ है। एंड इनके जो वर्क्स है, थालाबा द डिस्ट्रॉयर, द कर्स ऑफ केहमा, मेडॉक, रॉड्रिक, द लास्ट ऑफ द गॉथ्स, द लाइफ ऑफ नेल्सन। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, नथिंग एल्स। सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएट इज़ रॉबर्ट बर्न्स। देखो ये जो पोएट है ना, हमारे स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट भी जाने जाते हैं और इनको एक और टर्म से जाना जाता है, बार्ड ऑफ आयरशायर, ठीक है। तो इनके ऊपर है ना मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगी व्हेन एवर आई विल गेट सम मोर टाइम, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर काफ़ी सारे वन लाइनर्स बन सकते हैं। बट हमारा जो जितने भी सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं जो एमए या इंग्लिश का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, उनके लिए इनकी पोम्स ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपने ब्रिटिश पोइट्री का सब्जेक्ट लिया है ना, तो उसमें इनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बट हाँ, जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए आप को इनको डिटेल में पढ़ना होगा, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है या पोम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है। तो उसके ऊपर स्टे ट्यून्ड, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ मोर डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है। फिलहाल हम इनके पोम्स के सिर्फ और सिर्फ नाम देखेंगे अभी। तो इनकी पोम्स है, टू अ माउस, टू अ लाउस, द कॉटर्स सैटरडे नाइट, अ रेड रेड रोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोम, स्कॉट्स हु वा हाई, ऑल लैंग साइन। देखो ये जो वर्ड्स है आपको समझ में नहीं आ रही, ये एक तरह से स्कॉटलैंड की जो वहाँ की स्कॉटिश भाषा है उस भाषा में लिखे गए काफ़ी सारे वर्ड, सॉरी, तो इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे। टैम और शेंटा ए फॉन्ट के स्वीट एफ्टॉन, अ मैन फॉर अ दैट, कमिंग दो द राय। So our first poet from the second generation of romantic age is लॉर्ड बायरन। देखो लॉर्ड बायरन ने ना अपना खुद का एक कैरेक्टर क्रिएट किया था जिसको वो बायरन एक हीरो बोलते थे, ठीक है। एंड ये सेम कैरेक्टर उनकी काफ़ी सारी पोम्स में देखने को मिल जाता है। तो उनके जो माइनर पोम्स हैं हम आज की वीडियो में वो नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि इस पोम की में मतलब क्या है, किसने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड उसका जो आर्कीटाइप जो हीरो है बायरनिक हीरो, वो आपको पता होना चाहिए कि इन सारी पोम्स में इसी तरह का कैरेक्टर होगा। तो ये जो बायरनिक हीरो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो आजकल की मूवीज़ में आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा कॉमन है ऐसे हीरोज़ जो बहुत एरोगेंट से होंगे एंड बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे वो, एंड उनका कोई सैड पास्ट रहा होगा कुछ ना कुछ जिसकी वजह से वो आज के टाइम पे डिस्टर्ब रहेंगे, कम बोलेंगे, एक एटीट्यूड कैरी करेंगे, थोड़े रेबेलियस से होंगे, है ना। और अपना जो
जो उनका लेडी लव होगा उसके लिए बहुत ऑनेस्ट रहेंगे। जैसे विलन मूवी में आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर देखा होगा, थोड़ा थोड़ा वैसा लगा लो। या फिर बहुत सारी मूवीज़ है आज के टाइम पे इस तरह की जो कैरेक्टर है वो मतलब एक्शन में ज़्यादा रहेगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करेगा, बट अपने आप को वैसे एक्सप्रेस कम करेगा। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बायरन ने अपनी पोम्स में ही लिखना उस टाइम से शुरू कर दिया था, एंड इसका सेपरेट नाम उन्होंने दिया था बायरनिक हीरो। ठीक है, तो कौन कौन सी पोम्स है जिसके अंदर उन्होंने ये बायरनिक हीरो का आर्कीटाइप एक रखा है? इट इज़ द ग्यावर, pardon if I am pronouncing it wrong, The Bride of Abydos, The Corsair, The Prisoner of Chillon, Manfred, Cain a Mystery। तो इन सभी पोम्स की हम लोग ना समरी कवर करेंगे, ना फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, वो अननेसेसरी है पूरा एंड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आवर्स ऑफ आइडलनेस। इंग्लिश बार्ड्स के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि एक तरह का सेटायरिकल पोम है जो उन्होंने लिखा था। जो उनके क्रिटिक्स थे ना एडिनबर्ग रिव्यू में, जो उनके लिए नेगेटिव रिव्यूज़ लिखते रहते थे, उनके लिए इन्होंने इंग्लिश बार्ड्स के अंदर अपना पूरा जो है भड़ास निकाली है। ठीक है, चाइल्ड हेरोड्स पिलग्रिमेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड डॉन युआन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इन 4 वर्क्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्ट्स ऑफ आइडलनेस के अंदर हम देख लेते हैं क्या होता है। तो आर्ट्स ऑफ आइडलनेस जो है उन्होंने पोम लिखी थी, ये उनकी एक पोएट्री कलेक्शन है दरअसल। तो जब वो टीनेजर थे तब उन्होंने ये पोम लिखी थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सेंटिमेंट्स अपने एक्सप्रेस किए, लव, लॉस, जो हमारी बेसिक थीम्स रहती है उन सब के ऊपर उन्होंने लिखी। एंड ये थोड़ा सा इमेच्योर लगता है। जो एडिनबर्ग के रिव्यूअर्स थे उन्होंने अपने बहुत ही नेगेटिव इसको लेकर के व्यूज़ दिए कि भाई ये तो अच्छा पोइट नहीं है बिल्कुल भी जो लॉर्ड बायरन है। एंड इस पोएट्री कलेक्शन के अंदर एक पोम है ऑन द डेथ ऑफ अ यंग लेडी। इसकी फर्स्ट लाइन है हश्ड आर द विंड्स वाइल्ड सॉफ्ट द वेसल सेल्स, एंड द लास्ट लाइन्स आर एंड मीट द सन अपॉन द वेव्स ब्राइट वे। आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है, ज़्यादा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश बैलाड्स एंड स्कॉच रिव्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये एक सटायरिकल पोम है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। एंड इन्होंने किसको सटायर किया? जो एडिनबर्ग रिव्यू में इनके लिए नेगेटिव रिव्यूज़ लिखते थे उनके लिए। तो इसकी फर्स्ट लाइन है Still must I hear Shell Howard's Fitzgerald Bowl, his creaking couplets in a tavern hall. Last lines are, a man must serve his time to every trade, save censure, critics all are ready made. His next important work is Child Herod's Pilgrimage। ये जो वर्क है इनका एक तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक जो ये कैरेक्टर है चाइल्ड हेरोल्ड, ये खुद के ऊपर ही इमेजिन करके लिखा है। एंड ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा हुआ है। देखो आपसे ना कभी कभी इस तरह की डिटेल्स पूछ लेंगे कि ये जो वर्क है ये किस तरह के पोएट्री डायलॉग पोएट्री उसमें लिखा है, डिवाइस में लिखा है। तो ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा है, ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो इसके अंदर होता क्या है, एक तरह का ट्रैवल लॉग है। ये ट्रैवल करते हैं बट बहुत ही सैड सी जो चाइल्ड हेरोल्ड है उसकी जर्नी रहती है। वो ऑब्जर्व करता है इंग्लैंड में जो वॉर हो रही है ना, उसकी हिस्ट्री के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो जितनी भी सारी चीज़ें उसके सामने आती जाती है वो सारा इसके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो ये इसके अंदर 4 कैंटोस होते हैं। कैंटोस मतलब एक तरह से सेक्शंस ऑफ अ बुक और यू कैन से चैप्टर्स इन अ बुक। तो ये पूरी एक बड़ी एपिक पोम है, ठीक है, एंड बहुत ही लेंथी पोम है। तो उसके अंदर 4 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो जो फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट लाइन है, इट इज़ ओ दाउ इन हेलास डीम्ड ऑफ हेवनली बर्थ। एंड जो लास्ट कैंटो है, कैंटो 4, उसकी जो लास्ट लाइन है इट इज़ एंड देन दाउ आर्ट इन हेवन बट नॉट टू अस, रिटर्न O holy freedom with that cry, no more to hear thy voice shall mortal ear reply. So his next very important work is Don Juan। ये एक तरह का फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। एंड ये जो पोम है ना ये ओटावा रीमा में लिखी गई है। ओटावा रीमा एक तरह का स्टेंजा होता है, इसमें 8 लाइन होती है, ठीक है। उसका एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम होता है A B एंड लास्ट की 2 लाइन्स होगी C, ठीक है। तो सिंपल हो गया A B
एंड सीसी। तो ये जब इस तरह के राइमिंग सीक्वेंस में लिखी जाएगी कोई भी पोम 8 स्टैंजा की, तो उसे हम ओटावा रीमा बोल देंगे। तो ये जो पूरी पोम है ये इसी तरीके से लिखी गई है, तो इसमें 8 लाइन्स है। तो इस पोम के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बायरन है ये अपने एक टाइप ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, बायरन एक हीरो, तो उसमें भी सेम यही हीरो है। हमारे जो डॉन युआन है इसी तरह का एक कैरेक्टर है जो वुमेनाइज़र है। वुमेनाइज़र कौन होता है, जो कॉमन अगर लैंग्वेज में बोलते जो लड़की बाज टाइप लड़के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का है, ये काफ़ी सारी लड़कियों को एक तरह से सेट करने की कोशिश करते हैं, कॉन्क्वेस्ट उन्हें हम बोल देते हैं कि उन्हें कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं एंड अपने कैरेक्टर्स चेंज करते रहते हैं, बट इवेंचुअली इन्हें पनिशमेंट मिलती है, अपने कर्मों की सज़ा मिलती है कि ये हेल में चले जाते हैं एंड वहाँ पे भी कुछ बहुत मतलब फ़नी तरीके से कुछ होता है या इस तरह का। तो ये एक सैटारिकल पोम भी है, ठीक है। अगर आपको ये डॉन युआन पोम याद रखनी है ना, तो इस नाम से आप याद रखो कि ये जो रणवीर सिंह की मूवी आई थी रिकी बेल, कुछ कुछ उस तरह की मूवी है, ठीक है। तो जिससे आप कुछ कुछ उस तरह की पोम है जिससे आप भूलो नहीं, आपको याद करने में आसानी हो। तो इस पोम की हम फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। आई वॉन्ट अ हीरो एन अनकॉमन वॉन्ट। द लास्ट लाइन इज बट वाई देन पब्लिश, देयर आर नो रिवॉर्ड्स ऑफ फेम और प्रॉफिट व्हेन द वर्ल्ड ग्रोज वियरी, ठीक है। तो इसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारे कैंटोज है, मतलब पूरी ये बुक फॉर्म में ये पोम लिखी गई है डॉन युआन, एंड इसके अंदर आई थिंक 17 कैंटोज है, ठीक है। कैंटोज मतलब सेक्शंस, चैप्टर्स है। आवर नेक्स्ट रोमांटिक पोएट इज़ पी.बी. शेली। तो ये पी.बी. शेली जो है मैरी शेली के हस्बैंड है। मैरी शेली ने हमारी फ्रैंकेनस्टाइन लिखी थी, फर्स्ट गॉथिक नॉवल, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन क्लिक ओवर हेयर। तो पी.बी. शेली की जो डेथ है वो भी काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी। अदरवाइज़ इनके और भी वंडरफुल वर्क्स हमें देखने के लिए मिलते, लेकिन अभी भी इन्होंने जितने काम लिखे वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इन्हें भी वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड पोइट्स माना जाता है। तो इनकी जो फर्स्ट पोम है क्वीन मैब, इसके अंदर ये काइंड ऑफ क्रिटिसाइज़ करते हैं मोनार्की जो होती है, एक तरह से जो राजा और ये जो कल्चर होता है इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड जो सोशल इनजस्टिस है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, उसको भी ये बोलते हैं कि ये सब बेकार है, ओके। एंड ये एक यूटोपियन फ्यूचर की बात करते हैं जहाँ पे सब कुछ एक परफेक्ट वर्ल्ड होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है इट इज़ हाउ वंडरफुल इज डेथ, हाउ वंडरफुल इज डेथ। द लास्ट लाइन इज एंड मैन हु डेयर्स टू होप। His next poem Alistair, which is also known as the Spirit of Solitude, ये भी सेम तरह के कॉन्सेप्ट की बात करती है जिसमें बहुत ज़्यादा आइडलिज्म है, ठीक है, और ब्यूटी है, ट्रुथ है, इन सब चीज़ों की बात करती है, जो इवेंचुअली जो पोएट है उसको किस चीज़ के टुवर्ड्स लीड करती है, आइसोलेशन एंड डेथ के टुवर्ड्स लीड करती है, कि इतना ज़्यादा एक्सेसिव आइडलिज्म उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है इट इज़ लाइक अर्थ ओशियन एयर बिलवड ब्रदरहुड, एंड द लास्ट लाइन इज एंड दो ओ नाइट रिज्यूम दाई सोलम रेन। जो इनकी नेक्स्ट पोम है लाउन एंड सिंथिया, जिसको बाद में नाम दिया गया द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये भी सेम हमारी जो फर्स्ट पोम थी क्वीन मैब उससे मिलती जुलती है। ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई है, बट इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द टायरेनिकल रूल, ओके। कॉन्ट्रोवर्शियल थी ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये भी मोनार्की के अगेंस्ट बात करती थी, फ्रीडम की बात करेगी, रिबेलियन की बात करेगी, लव की बात करेगी, ओके। तो इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है व्हेन द लास्ट होप ऑफ ट्रैम्पल्ड फ्रांस had failed, and the last line is and peace and love and wisdom did arrive. His next poem Ozymandias is extremely important. It is a sonnet, okay। तो ये किसकी बात करती है कि भाई जो ये इतने बड़े बड़े एम्पायर्स है इनको ना इवेंचुअली खाक में मिलना ही मिलना है, और ये किसका एग्जांपल देते हैं, एक जो किंग होता है उसका जो स्टैच्यू होता है वो जैसे डेजर्ट में मिल जाता है, टूटा फूटा गंदी सी हालत में होता है, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आपका जो इतना बड़ा एम्पायर है ना ये भी इवेंचुअली खाक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। जो ह्यूमन प्राइड है ये इसको भी एक ना एक दिन ख़त्म होना ही होता है। तो इसकी फर्स्ट लाइन है आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एंड द लास्ट लाइन इज द लोन एंड लेवल स्टैंड्स स्ट्रेच फार अवे। पोम इंग्लैंड इन 1819, ये भी किंग जॉर्ज थर्ड जो है उसको क्रिटिसाइज़ करती है पोम, एंड होप करती है एक रेवोल्यूशनरी चेंज की। तो इसकी फर्स्ट लाइन है एन ओल्ड मैड ब्लाइंड डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग। द लास्ट लाइन्स आर
are graves from which a glorious phantom may burst to illumine our tempestuous day. His next work is Prometheus Unbound, very famous work. ये एक तरह से लिरिकल ड्रामा है. It is in 4 plays. ठीक है, तो 4 acts सॉरी. तो जो प्रोमेथियस है ही इज़ अ सिंबल ऑफ ह्यूमन डिफाइंस, कि मतलब एक तरह से ह्यूमंस के लिए वो लड़ता है. एंड ही ओवरथ्रोज जुपिटर, जो कि टायरेनी का सिंबल है यहाँ पर. ठीक है, एंड वही फाइनली जो प्रोमेथियस है वो जीत जाता है, उसकी जीत होती है एंड एनलाइटनमेंट लोगों के अंदर आ जाती है. तो इसका जो फर्स्ट एक्ट की फर्स्ट लाइन है, इट इज़ लाइक monarch of gods and demons and all spirits, and the last line of the act 4 is to peace and love and harmony. His next very crucial work is Ode to the West Wind. इसमें भी जो है ये वेस्ट विंड जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक तरह से चीज़ मानी जाती थी, उसको ललकारते हैं कि आप दोबारा से आओ, एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाओ हमारे बीच, क्योंकि उसकी आज ज़रूरत है. तो इसकी फर्स्ट लाइन है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रेथ ऑफ autumn's being, and the last line is if winter comes can spring be far behind. His next important poem is To a Skylark, जिसमें ये जो स्काईलार्क बर्ड है उसको एक तरह से सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड डिवाइन क्रिएचर की तरह सेलिब्रेट करते हैं. तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, एंड द लास्ट लाइन्स आर टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो. The next work, Adonais, in this poem ना he is mourning his friend जॉन कीट, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो जाती है. जॉन कीट, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा लंबा ज़िंदगी नहीं जिए थे. उन सभी की थोड़ी अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी. बट पीबी शेली से पहले जॉन कीट की जो है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो जाती है, एंड उनको इस चीज़ का डर भी था. एंड ऐसा भी माना जाता है लोग उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो वो काइंड ऑफ डिप्रेशन से भी गुजर रहे थे. उसकी वजह से भी उनकी डेथ हुई है. एंड जॉन कीट ने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए, पीबी शेली को भी लिखे अपने और बाकी दोस्तों को भी लिखे थे. तो जो ये पोम है एडोनाइस, ये उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है. इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है, आई वीप फॉर एडोनाइस ही इज़ डेड. एडोनाइस वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे? जॉन कीट के लिए. लास्ट लाइन्स आर द सोल ऑफ एडोनाइस लाइक अ स्टार बीकन्स फ्रॉम द अबॉर्ड वेयर द इटर्नल आर. एंड इसके बाद इनका बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, जिसमें ये अपना एक अनफिनिश्ड विजनरी एलिगोरिकल पोम लिखते हैं, जहाँ पे ये दिखाते हैं कि ह्यूमन की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से अभी करप्ट हो चुकी है. ठीक है, एंड किसके पीछे करप्ट हो चुकी है? पावर, एम्बिशन एंड डिज़ायर के पीछे. ओके, इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ स्विफ्ट एज अ स्पिरिट हैसनिंग टू हिज टास्क, एंड द लास्ट लाइन इज़ देन व्हाट इज़ लाइफ आई क्राइड. एंड ये अनफिनिश्ड पोम है उनकी. एंड इस पोम के ऊपर है ना, मैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैसेजेस है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हमारे एमए या फिर बीए के एग्ज़ाम्स में, वो सारे इंपॉर्टेंट पैसेजेस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी विद इन अ वीक. आवर नेक्स्ट रोमांटिक पोएट इज़ जॉन कीट्स. तो इनकी जो ये पोम है एंडीमेन, इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोम जो कि एक ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर लिखी गई है. कि एंडीमेन जो था एक शेफर्ड का नाम था, एंड इसको जो है एक मून गॉडेस काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, सेलिन. ठीक है, तो ये जो पोम है ये ब्यूटी, इमेजिनेशन, लव, इस तरह की थीम्स को एक्सप्लोर करती है. इस पोम की जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन. ये आप कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछी जा सकती है कि किस पोएट की किस पोम के अंदर ये लाइन लिखी हुई है. इट्स अ फेमस लाइन. एंड द लास्ट लाइन इज एंड सो ऑल वॉज बरीड द वर्ल्ड ग्रू लाइट एंड आई अवोक. ओके, सो द नेक्स्ट पोम इज़ ऑड टू साइकी. देखो जितने भी ये सारे ओड्स हैं ना, ओड का मतलब ये होता है कि भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारी ये जो पोम है ये पूरी डेडिकेटेड होगी. तो ऑड टू साइकी मतलब साइकी के ऊपर डेडिकेटेड होगी. ऑड ऑन अ ग्रीसियन अर्न तो मतलब उस चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड होगी. अभी मैं एक एक पोम की आपको सारी डिटेल्स हमने नहीं बताऊँगी, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल मेक द वीडियो वेरी वेरी लेंथी. ठीक है, इसमें से कुछ एक दो पोम्स है जैसे ऑड
ऑन अ ग्रीसियन अर्न हो गई, हमारी ऑड टू अ नाइटिंगेल हो गई, ठीक है। एंड जो हमारी हाइपेरियन है, ये वाली पोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन पोम्स के ऊपर मैं स्पेशल अलग से वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि उसको आपको डिटेल में जानना ज़रूरी है, शॉर्ट समरी काफ़ी नहीं होगी। सो अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स देखेंगे इन सारी पोम्स की, जो कि आपको नोट डाउन करना है। सो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी ऑड टू साइकी में। इसकी फर्स्ट लाइन है, ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रॉन्ग। द लास्ट लाइन इज, एंड इन द मिड्स ऑफ दिस वाइड क्वाइटनेस अ रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस। ऑड एंड अ ग्रीसियन अर्न के अंदर जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़ दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। द लास्ट लाइन्स आर, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल you know on earth and all you need to know। और टू अ नाइटिंगेल के अंदर फर्स्ट लाइन है, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नम्बनेस पेन्स। द लास्ट लाइन इज, फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। नेक्स्ट पोम इज ऑड ऑन मेलनकली। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इट इज़, नो नो गो नॉट टू लीद नीदर ट्विस्ट। लास्ट लाइन्स आर, she dwells with beauty, beauty that must die। The next poem is odd on indolence, and the first line is, this poem is, one morn before we were three figures seen। Last line is, vanish you phantoms from my idle spirit। तो ओके उसके बाद हमारी जो ये कलेक्शन ऑफ पोम्स आ जाती है, लामिया, इज़ाबेला, द ईव ऑफ सेंट इग्नेस, इसके अंदर हाइपेरियन भी है, ठीक है। ये सारी काफ़ी सारी इनकी पोम्स है। आपको सारी पोम्स की डिटेल समरी जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पोम्स है उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगी, सो डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू मिस आउट इंपॉर्टेंट पोम्स, आई विल डेफिनेटली कवर देम फॉर यू। सो अब हमारे लास्ट पोएट आ जाते हैं, ली हंट। देखो इनके बारे में ना आपको सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है, दैट ही वॉज द एडिटर इन द पीरियोडिकल द एग्जामिनर, ठीक है। उसके अलावा जो इनकी पोम्स है, आप उनको सिर्फ नाम से याद रख सकते हैं कि हाँ ये पोम्स इन्होंने लिखी थी, क्योंकि ये रोमांटिक एज के पोएट थे। अदरवाइज ना ही आपको इनकी कोई समरी पढ़नी है, ना ही फर्स्ट लाइन, ना ही लास्ट लाइन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक माइनर पोएट माने जाते हैं। माइनर पोएट का कभी भी आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, सो डोंट वरी। जो इनके वर्क्स है सिर्फ उनके नाम देख लेते हैं, जुवेनेलिया, स्टोरी ऑफ रिमिनी, फॉलियाज, द फीस्ट ऑफ द पोएट्स, लेजेंड ऑफ फ्लोरेंस, अ जार ऑफ हनी फ्रॉम माउंट हाइबला। ओके सो अब हम पहुंच गए अपने इस वीडियो के एंड में। अगर आपने ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखी है एंड यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। आप लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करना, एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहोगे जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। आई विल ट्राई माई सेल्फ कि उस टॉपिक को मैं आपके लिए जितना हो सके उतना ईजी बना दूँ, ठीक है।